हाय गाइस, आज हम पार्ट 6 शुरू करने जा रहे हैं। हाय गाइस, आज हम पार्ट 6 शुरू करने जा रहे हैं जिस टॉपिक का नाम है जी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। देखिए, इससे पहले हमने फाइनेंस की डेफिनेशन को पढ़ा, सोर्सेज ऑफ फाइनेंसिंग को पढ़ा, फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या चीज़ है, वो सारे काम जो फाइनेंशियल प्लानिंग, फाइनेंशियल डिसीजन, फाइनेंस के फंक्शंस, इन सब को करने का मकसद क्या है, उसके दो बेसिक ऑब्जेक्टिव्स हैं। नंबर 1 पे जी हमारे पास प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। दो बेसिक ऑब्जेक्टिव जो है ये सारा कुछ करने के प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। ये नंबर 1 पे। नंबर 2 पे जी हमारे पास वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। तो सबसे पहले हम प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन को देखेंगे, उसके एडवांटेज क्या हैं, डिसएडवांटेज क्या हैं, किस तरह से प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन वर्क करती है, और वेल्थ मैक्सिमाइजेशन क्या है, उसके कौन से ड्रॉबैक्स हैं, और वेल्थ मैक्सिमाइजेशन किस तरह से अचीव की जाती है, उन सब के बारे में भी हमने पढ़ना है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे जी प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन क्या चीज़ है। जैसा कि नाम से जाहिर है, ये पहला ऑब्जेक्टिव है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। तो इसमें फाइनेंशियल मैनेजमेंट का बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि आप किस तरह से अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सकते हैं। तो मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट इज द मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट इज द सोल ऑब्जेक्टिव। सोल ऑब्जेक्टिव मीन वाहिद जो उसका मेन ऑब्जेक्टिव है, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है ऑफ सोल ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस। ठीक है जी। इस अप्रोच के तहत जो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन जो पहला ऑब्जेक्टिव्स है, ये यही चाहता है कि हमने मैक्सिमम प्रॉफिट को किस तरह से अचीव करना है। इसमें बाकी वो कोई नहीं देखता कि उसका प्रॉफिट हासिल करने का सोसाइटी पे क्या असर पड़ रहा है, दूसरे मार्केट पे क्या असर पड़ रहा है, शेयर होल्डर की वेल्थ पे क्या असर पड़ रहा है। इस अप्रोच में कुछ नहीं देखा जाता। जस्ट ऑर्गेनाइजेशन ये कहती है कि हमने किस तरह से अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करते हैं। सिर्फ एक ही ऑब्जेक्टिव है, प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो, चाहे उसके लिए जो कुछ करना पड़े। वेल्थ मैक्सिमाइजेशन को हम बाद में पढ़ेंगे, उसको डिटेल में। पहले मैं प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन को समझा दूं तो आपको फिर डिफरेंस भी समझाऊंगा दोनों अप्रोच का क्या है। तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन क्या है? सोल ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट को मैक्सिमम किस तरह से करना है, चाहे इसके लिए किसी की वेल्थ पे कोई असर पड़ता है नहीं पड़ता। ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ वही स्टेप उठाती है जिससे सिर्फ और सिर्फ उनके प्रॉफिट्स में इजाफा हो। तो ये अप्रोच क्या है, फाइनेंस ये कहती है कि ये अप्रोच क्या है, नैरो है। ये अप्रोच ट्रेडिशनल और नैरो अप्रोच है, तो इसको आपने क्या कहते हैं, एक्सेप्ट नहीं करते। इट इज़ अ ट्रेडिशनल एंड नैरो अप्रोच। ये जहन में रखना है जब हम पढ़ रहे हों, और डिफरेंस जब हम पढ़ेंगे तो उसमें ये आप लोगों के जहन में होना चाहिए कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन क्या है, एक इन्फीरियर टाइप है, सुपीरियर टाइप कौन सी है, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। इस तरह से आपको डिफरेंस करने में आसानी रहेगी। अब ट्रेडिशनल और नैरो अप्रोच क्यों कहा गया इसको जी? ठीक है, सोसाइटी में मुख्तलिफ चीज़ें हैं। अगर किसी चीज़ के प्रॉफिट में इजाफा करना हो, सिर्फ मकसद सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट को बढ़ाना हो, तो कोई भी एक्टिविटी की जा सकती है। मसलन कोई इलीगल प्रैक्टिसेस की जाती हैं, अनफेयर प्रैक्टिसेस की जा सकती हैं, करप्ट प्रैक्टिसेस की जा सकती हैं, क्योंकि वाहिद मकसद क्या होता है, प्रॉफिट का होता है। तो इस वजह से इसको कहा गया कि ये ट्रेडिशनल है और नैरो अप्रोच है। इसकी सोच क्या है, तंग है, कि सिर्फ और सिर्फ ये प्रॉफिट के ऊपर जोर दे रही है, बाकी पूरी किसी भी एस्पेक्ट्स को फॉलो नहीं कर रहे हैं। तो इसके अब फेवरेबल पॉइंट्स क्या हैं या एडवांटेज क्या हैं, वो हम डिस्कस करते हैं ताकि हमें मज़ीद पता चले कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का बेसिक ऑब्जेक्टिव्स है क्या चीज़।
फेवरेबल आर्गूमेंट कौन कौन से हैं जी प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के? या दूसरे लफ्ज़ों में मैं इसको कह सकता हूँ एडवांटेज क्या है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के। देखिए कोई भी चीज़ हो, चाहे कुछ अच्छी हो या बुरी हो, उसके हमेशा कुछ ना कुछ आर्गूमेंट्स फेवरेबल होते हैं और कुछ अनफेवरेबल होते हैं। तो फेवरेबल आर्गूमेंट्स या एडवांटेज किस चीज़ के? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन को भी हम पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहला जो फेवरेबल आर्गूमेंट्स है, फेवरेबल आर्गूमेंट्स है जी द बैरोमीटर फॉर मेजरिंग एफिशिएंसी। तो जो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होता है ना, ये एज अ सर्व करता है बैरोमीटर फॉर ऑपरेशनल एफिशिएंसी। देखिए किसी भी चीज़ की अगर आपने ऑपरेशनल एफिशिएंसी को चेक करना हो, फॉर एग्जांपल किसी आप ऑर्गेनाइजेशन की ऑपरेशनल एफिशिएंसी को चेक करते हैं, तो अगर आप उसके प्रॉफिट्स को मद्देनज़र रखते हैं, किसी चीज़ का, किसी कॉरपोरेशन का अगर प्रॉफिट मैक्सिमम है, तो आप कह सकते हैं कि उसकी ऑपरेशनल एफिशिएंसी क्या है? ज़्यादा है। ये अलग बात है कि वो कौन से सोर्सेज और किस मीन से प्रॉफिट में इजाफा किया गया है, लेकिन बहरहाल फेवरेट पॉइंट है कि उसकी ऑपरेशनल एफिशिएंसी को चेक करने के लिए एज अ प्राइमरी टूल है। नंबर 2 पे है जी प्रॉफिट रिड्यूसेस रिस्क ऑफ बिजनेस। प्रॉफिट रिड्यूस रिस्क ऑफ बिजनेस। अब दूसरा है इसके बारे में जो लोग कहते हैं, जो एक्सपर्ट हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट के, वो कहते हैं कि अगर आपका कारोबार प्रॉफिट में जा रहा है तो आपके रिस्क को क्या कर देता है? कम कर देता है। क्यों? क्योंकि आपके पास प्रॉफिट पैसा इतना होता है, आप प्रॉफिट अर्न कर रहे होते हैं, जिससे आप मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो वो बिज़नेस के रिस्क को क्या कर देता है? कम कर देता है। नंबर 3 पे है जी प्रॉफिट इज अ मेन सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग। मेन सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग। अब आकर कहेंगे कि प्रॉफिट किस तरह से सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग होते हैं। हमने तो पढ़ा था कि फाइनेंसिंग वो होते हैं कि किस तरह से कंपनी ने फंड्स को मैनेज करना है, प्रोक्योरमेंट कैसे करनी है। लेकिन जब कंपनी को प्रॉफिट होगा, वो शेयर होल्डर में डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेगी, तो वो अपने पास रिटेन रखेगी, रिटेन अर्निंग में शो कराएगी, तो उस प्रॉफिट को कंपनी यूज़ कर सकती है अपने प्रोजेक्ट की एक्सपेंशन के लिए, क्योंकि उसको बाहर से फिर कर्जा नहीं लेना पड़ेगा, फाइनेंसिंग नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि उसका अपना प्रॉफिट का सोर्स बहुत ज़्यादा होगा। तो इसलिए इस आर्गूमेंट का ये प्लस पॉइंट है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का, कि अगर आप प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन पे ज़्यादा जोर देते हैं तो वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए एज अ सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग भी काम कर रहा होता है। नंबर 4 पे है जी हमारे पास firm only choose those investment which suits profit maximization। हमेशा वही प्रोजेक्ट एक्सेप्ट करती है फर्म इस अप्रोच के तहत वे सूट्स प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, जो आपके प्रॉफिट को मैक्सिमम कर देते हैं, और उन प्रोजेक्ट को रिजेक्ट कर देते हैं जिससे आपके प्रॉफिट पे कोई असर ना हो या आपके प्रॉफिट में डिक्रीज हो जाते हैं। एंड रिजेक्ट प्रपोजल फॉर और उन प्रोजेक्ट की प्रपोजल को रिजेक्ट कर देते हैं जिसमें आपको कम प्रॉफिट होता है। फॉर लेस प्रॉफिट वाले प्रोजेक्ट को रिजेक्ट कर देते हैं, क्योंकि हमारा बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है कि हमने प्रॉफिट को किस तरह से मैक्सिमाइज करना है। अगर हम प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने के लिए लेस जिसमें प्रॉफिट होगा उन प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करेंगे तो हम ज़्यादा प्रॉफिट अर्न नहीं कर सकेंगे। फर्म सेट प्राइसेस and output in such a way कीमत और प्रोडक्शन को इस तरह से कंपनी सेट करती है, किस तरह से? दैट मैक्सिमाइज द प्रॉफिट, दैट मैक्सिमाइज प्रॉफिट।
जब भी कारपोरेशन प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना हो तो वो प्राइस को और अपनी आउटपुट को इस तरह से सेट करेगी कि जिससे उसकी फिक्स कॉस्ट भी कवर हो रही हो, ऑपरेटिंग कॉस्ट भी कवर हो रही हो, आउटपुट भी पूरी हो रही हो और प्रॉफिट भी क्या हो रहा हो उसका मैक्सिमाइज हो रहा हो। तो फर्म इस तरीके को अपनाती है। तो नंबर 6 पे इसका आर्गू किस तरह से कंपनी अचीव करती है जी, फर्म टेंड टू लोअर कॉस्ट ऑफ कैपिटल। जब कंपनी का मकसद प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन हो तो हमेशा क्या करेगी, फर्म टेंड टू मिनिमाइज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कि जो आपने पैसे उधार लिए हैं, जितनी फंडिंग की है सोर्सेज से, डेट या इक्विटी, उनकी कॉस्ट को कंपनी कम करेगी, कम इंटरेस्ट देना पड़ेगा, तो साफ ज़ाहिर है कंपनी के प्रॉफिट में क्या होगा, इजाफा होगा। टेंड टू मिनिमाइज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। उसके बाद नंबर 7 पे जी हमारे पास प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन रिलेटेड टू मैक्सिमाइजेशन ऑफ अर्निंग पर शेयर, ईपीएस भी बोलते हैं इसको जी। अर्निंग पर शेयर का फार्मूला होता है कैलकुलेट करने का, जिसको ईपीएस भी कहते हैं। अब देखिए नाम से ज़ाहिर है अर्निंग पर शेयर, तो इसको कैसे अर्निंग पर शेयर करने के, एक शेयर के ऊपर कितनी अर्निंग हुई है। फॉर एग्जांपल आपकी अर्निंग हुई है जी 1 मिलियन और नंबर ऑफ शेयर्स थे जी 1000 या 10,000, तो एक शेयर पे अर्निंग कितनी हुई जी 100 रुपीज़। तो ये एक फार्मूला है कि बेसिक प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन भी ये रिलेट कर रही होती है कि आपने अर्निंग पर शेयर को किस तरह से मैक्सिमाइज करना है। उसके बाद नंबर 9 पे इसका जो फेवरेबल आर्गूमेंट है, इट इज़ अ ट्रू मेजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। इट इज़ अ ट्रू मेजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। अब प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन अगर होगी, इनके कंपनी का प्रॉफिट ज़्यादा होगा, तो ये कंपनी की स्टेबिलिटी को शो करती है। साफ ज़ाहिर है जिस कंपनी के प्रॉफिट ज़्यादा होगा तो उसकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। नंबर 10 पे है जी ट्रेडिशनल एंड नेचुरल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द बिजनेस। ट्रेडिशनल एंड नेचुरल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस। अब देखिए कोई भी बिजनेस हो उसका बेसिक और नेचुरल ऑब्जेक्टिव क्या होता है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। तो ये भी इसका आर्गूमेंट देने वाले जो इसके हक में है, वो कहते हैं कि जो कोई भी कारोबार करो तो साफ ज़ाहिर है उसका जो ट्रेडिशनल ऑब्जेक्टिव होता है वो प्रॉफिट में मैक्सिमाइजेशन होती है। तो उसके बाद है सोर्स ऑफ इंसेंटिव है जी। देखें अब अगर प्रॉफिट मैक्सिमम होगा तो साफ ज़ाहिर है कंपनी प्रॉफिट में जाएगी, मैनेजमेंट को क्या देगी, इंसेंटिव देगी, बोनस देगी, कमीशन देगी, मुख्तलिफ उनको फैसिलिटीज़ देंगी। तो ये सारी चीज़ें क्या है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इंसेंटिव का एक ज़रिया बन जाता है। तो लास्ट पे है जी नंबर 12 पे हमारे पास इट इज़ एन ईजी टू कैलकुलेट। इट इज़ ईजी टू कैलकुलेट, तो इसको कैलकुलेट करना क्या है जी, बहुत ही आसान है और इंटरप्रेट करना भी आसान है एज़ कम्पेयर टू वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। तो ये था हमारे पास फेवरेबल आर्गूमेंट्स या एडवांटेज। उसके बाद है जी अनफेवरेबल आर्गूमेंट्स क्या हैं जी, उनको हम डिस्कस करते हैं। अनफेवरेबल आर्गूमेंट इसके कौन कौन से हैं जी, वो लोग या वो एक्सपर्ट जो इसकी मुखालफत में हैं। अनफेवरेबल आर्गूमेंट, डिसएडवांटेज या ड्रॉबैक्स कहें इसको इस मेथड के, ठीक है जी। अब कौन कौन से अनफेवरेबल आर्गूमेंट है, सबसे पहले जी
प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन लीड्स टू किसको लीड्स करती है जी? एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वर्कर्स, लीड्स टू एक्सप्लॉयटेशंस ऑफ वर्कर्स एंड कंज्यूमर्स। देखिए, जब आप प्रॉफिट मैक्सिमाइज की तरफ रुझान हो, सिर्फ प्रॉफिट ही करना है, तो उससे क्या है, आपके वर्कर्स की एक्सप्लॉयटेशन होती है, कंज्यूमर भी एक्सप्लॉयट होते हैं। क्यों? क्योंकि मोस्टली लोग जब प्रॉफिट को मद्देनज़र रखते हैं तो क्वांटिटी पे तो जोर देते हैं, क्वालिटी को नज़रअंदाज कर देते हैं। तो क्वालिटी हमारा बेसिक ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। इस वजह से कहा गया है कि ये इसका जो डिसएडवांटेज है कि क्वालिटी पे जोर नहीं दिया जाता बल्कि क्वांटिटी पे जोर दिया जाता है, इसलिए कंज्यूमर क्या होता है, एक्सप्लॉइट होता है। नंबर 2 पे है जी प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन यूजेस इमोरल एक्टिविटीज़, गैर इखलाकी एक्टिविटीज़ में भी क्या करते हैं जी, शामिल हो जा सकते हैं। क्वालिटी बताना कुछ, करना कुछ, ठीक है, टैग ऊपर कुछ लगाना, अंदर जो इंग्रेडिएंट्स लिखे हुए हैं वो कुछ और हैं, तो इसलिए ये इमोरल एक्टिविटीज़, करप्ट प्रैक्टिसेस की तरफ जाते हैं। तो ये भी इसका ड्रॉबैक है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का। उसके बाद ये प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन लीड्स टू inequalities among stakeholder। देखिए, जो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन है उसका ड्रॉबैक ये भी है कि ये इनइक्वालिटीज़ होती है अमंग स्टेक होल्डर। अब देखिए, दो चीज़ें, एक स्टेक होल्डर, दूसरा होता है हमारे पास शेयर होल्डर। शेयर होल्डर तो वो हो गया जिसने कंपनी में अपने पैसे इन्वेस्ट किए हुए हैं, शेयर होल्डर। लेकिन स्टेक होल्डर क्या है? स्टेक होल्डर बहुत सारा ग्रुप होता है। स्टेक होल्डर वो ग्रुप है जिसका कॉमन इंटरेस्ट होता है। ऐसे लोग, स्टेक होल्डर वो लोग होते हैं जो कंपनी के डिसीजन से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इफेक्ट हो रहे होते हैं। जैसे गवर्नमेंट कोई डिसीजन करती है, किसी चीज़ की प्राइसेस बढ़ाती है, तो उसके बहुत सारे स्टेक होल्डर होते हैं जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इफेक्ट हो रहे होते हैं। तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन भी क्या है, किसी स्टेक होल्डर को बेनिफिट दे जाती है, किसी स्टेक होल्डर को क्या है, इफेक्ट कर जाती है। मीन के किसी को फ़ायदा पहुंचता है, किसी को नुकसान पहुंचता है। तो इससे क्या होता है, इनइक्वालिटीज़ होती है अमंग द स्टेक होल्डर्स। तो नंबर 4 पे है जी हमारे पास इट इनकरेज unsocial and bad earning habits. It encourages unsocial and bad earning habits. आपके अंदर क्या आ जाती है, बुरी आदतें पैदा हो जाती हैं जी, आपने पैसे ही अर्न करना है, जिस तरह भी करना है। तो ये इससे क्या फ़र्क पड़ता है, दिस मे गिव राइज टू करप्ट प्रैक्टिसेस। पहले भी हम बता चुका हूँ मैं इसको। तो करप्ट प्रैक्टिसेस आप शुरू कर देते हैं। नंबर 5 पे है जी हमारे पास जो इसका डिसएडवांटेज है, इट इग्नोर्स, जो कि बहुत बड़ा ड्रॉबैक है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखिए, कोई भी कारोबार हो उसकी एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है कि अपने आप बिजनेस को अच्छा चलाए, ऐसे फैसले ना करे जिसका आपके ग्रीन एनर्जी पे इफ़ेक्ट हो। जैसे ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट हैं, या इस तरह से आपके माहौलियात पे इफ़ेक्ट ना करे। ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, एम्प्लॉइज़ के लिए एक अच्छा माहौल दें ताकि वो आसानी से काम करें, उनकी हेल्थ पे इफ़ेक्ट ना हो।
तो लेकिन प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन क्या है, सिर्फ प्रॉफिट को देख रहा होता है, इसलिए वो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को भूल जाते हैं कि मेरी कुछ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में है, तो उस पर वो ज़्यादा फोकस नहीं करता है। तो नंबर 6 पे है जी, इट इज़ वैग एंड अनक्लियर अबाउट प्रॉफिट। तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन क्या है, ये वैग है और अनक्लियर अबाउट प्रॉफिट, कि प्रॉफिट कितना होना चाहिए, क्या है, किस तरह से प्रॉफिट होना चाहिए। फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल देता हूँ, किसी भी कंपनी में फॉर एग्जांपल 10,000 शेयर्स हैं ऑलरेडी, उसका प्रॉफिट जो है वो 1 लाख है। तो अर्निंग पर शेयर निकालने के हमारे पास क्या फार्मूला है जी, प्रॉफिट या अर्निंग, फॉर एग्जांपल 1 लाख, तो नंबर ऑफ शेयर्स कितने जी, 10,000, तो ये कितना आ जाएगी, ₹10 अर्निंग पर शेयर। अगर कंपनी 5,000 और शेयर्स इशू करती है, शेयर्स 5,000 शेयर्स और इशू करती है, तो टोटल शेयर्स कितने हो गए कंपनी के पास, 10,000 पहले थे, 5,000 ये, तो टोटल 15,000 शेयर्स कंपनी के हो गए। लेकिन जब कंपनी शेयर्स इशू करती है तो उसका उस टाइम प्रॉफिट कितना था जी, 1,20,000, तो टोटल प्रॉफिट में इजाफा कितना हुआ जी, 20,000। अब देखिए, अगर हम अब अर्निंग पर शेयर फाइंड करें तो टोटल प्रॉफिट था जी 1,20,000, नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं जी, 15, तो इस तरह से अर्निंग पर शेयर कितनी होगी, 8 हो गई। अब ये क्लियर नहीं है कि क्या नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ाने से हमारा प्रॉफिट बढ़ेगा, अर्निंग पर शेयर बढ़ेगी, या प्रॉफिट बढ़ने से हमारी अर्निंग पर शेयर बढ़ेगी। तो ये क्या है, इट इज़ वैग एंड अनक्लियर अबाउट द प्रॉफिट, प्रॉफिट के बारे में अभी क्लियर नहीं है कि ये है क्या चीज़। तो उसके बाद है जी हमारे पास इट इग्नोर्स टाइम वैल्यू ऑफ मनी, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है जी। नंबर 7 पे है, इट इग्नोर्स टाइम वैल्यू ऑफ मनी। ये एक चैप्टर है जो हम पढ़ेंगे इस चैप्टर के बाद, जो कि पूरी फाइनेंस की बेसिक्स है। जिस तरह इंग्लिश की ABC बेसिक्स है, तो इस तरह फाइनेंस की भी क्या है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी का चैप्टर क्या है, बेसिक्स है। अब मुख्तलिफ कंपनियां हैं जब काम कर रही होती हैं, तो ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी को क्या करते हैं, इग्नोर करते हैं। मैं एग्जांपल देता हूँ, फॉर एग्जांपल फर्म A है और एक फर्म B है। अब फर्म A के कैश फ्लो डिफरेंट सालों में डिफरेंट है, 1 2 3, ये 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, 4 ईयर। तो फॉर एग्जांपल इनके ईयर 1 में है जी हमारे पास 10,000 कैश फ्लो है, यहाँ पे 20,000 है, यहाँ पे 30,000 है, और यहाँ पे है 40,000। एक और फॉर्म है, उसके भी कैश फ्लो देख लेते हैं जी, 1 2 3 4। तो इसका कैश फ्लो पहले साल क्या है, 30,000 है, इसका 20,000 है, इसका 40,000 है, और इसका 10,000 है। अब देखिए, अगर टोटल के हम कैश फ्लो फाइंड करें, इन सब को जमा करें 10 20 30, तो ये बनता है 1 लाख, और इनको भी जमा करें तो क्या बनता है, 1 लाख। अब जो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का कंसेप्ट है, उसका ड्रॉबैक है कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी को क्या करता है, इग्नोर करता है। अब उसको क्या चाहिए, प्रॉफिट चाहिए 1 लाख रुपए, चाहे उसको 1 साल बाद मिल रहा है या 5 साल बाद मिल रहा है, उससे उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब फ़र्क कहाँ पड़ता है, देखिए, ये फॉर्म A जो है पहले साल 10,000 का कैश फ्लो कर रही है, जबकि फॉर्म B क्या कर रही है, 30,000 का कर रहा है, तो 20,000 रुपये का यहाँ पे फ़र्क है पहले साल में। अब यहाँ जो 20,000 ज़्यादा है फॉर्म A से, तो ये कंपाउंड इफेक्ट जब 4 साल बाद जाएगा तो इसकी वैल्यू प्रॉफिट से कहीं ज़्यादा होगी 1 लाख से। लेकिन प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इस कंसेप्ट को क्या कर देता है, इग्नोर कर देता है। तो अगर आपको समझ नहीं आई तो मज़ीद डिटेल हम चैप्टर जो पढ़ेंगे उसमें आपको क्लियर हो जाएगा ये क्या कहना चाह रहा है। तो इट इग्नोर्स रिस्क फैक्टर्स
रिस्क फैक्टर को भी इग्नोर कर दे। फॉर एग्जांपल इन्फ्लेशन एक रिस्क फैक्टर है, तो ये इसको नहीं देख रहा। जैसे हम यहाँ पे कैश फ्लो को 10% पे डिस्काउंट करके वापस ले आएंगे, तो आज की प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करनी है हमने, तो यहाँ भी क्या है, ये रिस्क को इग्नोर कर देता है। तो इसको सिर्फ प्रॉफिट देखना है कि जिस तरह भी हो मुझे प्रॉफिट चाहिए। तो उसके बाद डिफरेंट प्रोजेक्ट्स, क्योंकि इसमें डिफरेंट प्रोजेक्ट्स है डिफरेंट रिस्क, तो हर प्रोजेक्ट का रिस्क डिफरेंट होता है, लेकिन इसको क्या है, डिफरेंट रिस्क डिफरेंट प्रोजेक्ट के ऊपर होता है। लेकिन ये रिस्क को इग्नोर करके जस्ट प्रॉफिट को देखता है कि दो प्रोजेक्ट हैं, एक में रिस्क ज़्यादा है एक में कम है, लेकिन प्रॉफिट दोनों का 1 लाख है, तो ये किसी भी प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट कर लेता है कि मुझे 1 लाख प्रॉफिट चाहिए। उसके बाद जी नंबर लास्ट है डिविडेंड पॉलिसी। देखिए कंपनी जो है अपने प्रॉफिट्स को जब डिस्ट्रीब्यूट करती है, तो एक तो वो देती है डिविडेंड। डिविडेंड क्या होता है, कंपनी के अर्निंग का वो पार्ट जो कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को देते हैं। दूसरा वो अपने पास रिटेन कर लेती है, जिसको रिटेन्ड अर्निंग कहते हैं। इस रिटेन अर्निंग को कंपनी कहाँ यूज़ करती है, एक्सपेंशन के लिए या डाइवर्सिफिकेशन के लिए इस्तेमाल करती है। तो ये कंपनी क्या करती है, प्रॉफिट को मैक्सिमाइजेशन के लिए शेयर होल्डर को डिविडेंड क्या देती है, बहुत कम देती है। ये देती है तो रेयर केसेस में देती है। तो इस वजह से ये भी इसका ड्रॉबैक है कि डिविडेंड पॉलिसी को ज़्यादा ये रिटेन करती है, ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपेंशन और डाइवर्सिफिकेशन करूँ और ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न हासिल करूँ। तो ये था जी हमारे पास प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की अप्रोच। तो उसके बाद जो दूसरा ऑब्जेक्टिव है हमारे पास वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, तो अब हम उसकी तरफ चलते हैं जी। दूसरा ऑब्जेक्टिव वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। वेल्थ मैक्सिमाइजेशन क्या चीज़ है जी, इसमें ये देखना है कि किस तरह से कंपनी ने मार्केट प्राइस को अप करना है। शेयर जो कंपनी शेयर्स इशू करती है, किस तरह से उन्होंने, अब देखिए वेल्थ ऑफ शेयर होल्डर क्या चीज़ है उसके बारे में भी पढ़ते हैं जी। वेल्थ ऑफ शेयर होल्डर किसी भी कंपनी की फाइंड करनी हो तो उसका तरीका है नंबर ऑफ शेयर्स, कंपनी के जितने शेयर्स आउटस्टैंडिंग होंगे मल्टीप्लाई कर देंगे मार्केट प्राइस ऑफ शेयर। तो शेयर की एक मार्केट प्राइस कितनी है, मार्केट प्राइस पर शेयर। तो ये कंपनी शेयर होल्डर जो होते हैं उनकी क्या होती है, वेल्थ को शो कर रही होती है। तो मार्केट प्राइस जो है किस चीज़ का इंडिकेशन है, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन का इंडिकेशन है। मार्केट प्राइस इज अ indication of wealth maximization। तो मार्केट प्राइस क्या रिफ्लेक्ट कर रही होती है, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन को रिफ्लेक्ट कर रही होती है। मार्केट प्राइस अगर इफ मार्केट प्राइस अगर मार्केट प्राइस अप जाएगी तो शेयर होल्डर वेल्थ भी क्या होगी, अप जाएगी, उसमें इजाफा होगा। तो ये एक सिंपल सा रूल है आसान सा समझने का कि शेयर होल्डर की वेल्थ किसको कहते हैं या वेल्थ मैक्सिमाइजेशन क्या है। तो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन के फेवरेबल पॉइंट्स या एडवांटेज क्या हैं जी, फेवरेबल आर्गूमेंट्स क्या हैं जी। फेवरेबल आर्गूमेंट्स या एडवांटेज, ठीक है जी। अब इस प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन और वेल्थ मैक्सिमाइजेशन का डिफरेंस आगे आएगा, वो भी आपको क्लियर अंडरस्टैंडिंग होगी वेल्थ मैक्सिमाइजेशन क्या है। यहाँ पे भी आपको पता, अब देखिए वेल्थ मैक्सिमाइजेशन जोर देती है शेयर होल्डर की वेल्थ के,
कि आपके जो शेयर होल्डर हैं आपने उनको कितना फ़ायदा दिया है। प्रॉफिट तो हुआ है आपका, लेकिन शेयर प्राइस कितनी बढ़ी है जिससे आपकी शेयर होल्डर की वेल्थ पे मैक्सिमम असर पड़ेगा। तो ये नहीं है कि आप सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट ऑब्जेक्टिव को देखते रहें। प्रॉफिट तो कंपनी कर रही है, लेकिन क्या है, मार्केट प्राइस शेयर्स के ऊपर नहीं गई तो शेयर होल्डर की वेल्थ पे कोई असर नहीं पड़ेगा। तो पहला जो इसका फेवरेबल आर्गूमेंट्स है वो है जी सिंपल टू अंडरस्टैंड कंसेप्ट। सिंपल कंसेप्ट है कि मार्केट प्राइस ऊपर जाएगी तो शेयर होल्डर वेल्थ क्या है, मैक्सिमम होगी। सिंपल टू अंडरस्टैंड कंसेप्ट। बहुत ही आसान है इस कंसेप्ट को समझना। उसके बाद नंबर 2 पे है जी वेल्थ मैक्सिमाइजेशन इज अ सुपीरियर टू प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। पहले भी मैं बता चुका हूं इसको। वेल्थ मैक्सिमाइजेशन क्या है, सुपीरियर है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन से। सुपीरियर टू प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। ठीक है जी। उसके बाद नंबर 3 पे है जी वेल्थ मैक्सिमाइजेशन क्या है, आपको इम्पैक्ट कर रही है जी। इट प्रोवाइड्स एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ द बिजनेस। इट प्रोवाइड्स द ट्रू या एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ द बिजनेस। किसी भी कारोबार के एग्जैक्ट वैल्यू को शो कर रहे होते हैं, मार्केट वैल्यू किसी भी चीज़, क्योंकि शेयर प्राइस को हम मार्केट प्राइस से ज़रब दें तो उसकी एग्जैक्ट वैल्यू आ जाएगी। इट प्रोवाइड एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ द बिजनेस के एक बिजनेस की टोटल वैल्यू कितनी है। नंबर 4 पे है जी इट कंटेन्स बोथ टाइम एंड रिस्क। ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी को भी कंसीडर करती है और रिस्क को भी कंसीडर करती है कि कौन सा प्रोजेक्ट लेना चाहिए जो जल्दी रिकवर हो सके, जिसके अर्लियर ईयर में मैक्सिमम कैश फ्लो हो। तो नंबर 5 पे है जी वेल्थ मैक्सिमाइजेशन प्रोवाइड वेल्थ मैक्सिमाइजेशन प्रोवाइड्स इफेक्टिव यूटिलाइजेशन या इफेक्टिव एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। तो आप वेल्थ मैक्सिमाइजेशन में एलोकेशन है, जितने रिसोर्सेज हैं उनको इफेक्टिव में आप क्या कर सकते हैं, एलोकेट कर सकते हैं। ये भी इसका प्लस पॉइंट है जी। नंबर 6 पे है जी हमारे पास यूनिवर्सल एक्सेप्टेड कराइए, क्योंकि ये मोस्टली एक्सेप्टेड है। तो बड़ी बड़ी कॉरपोरेशंस और जब ये आप स्टेटमेंट पढ़ते हैं तो ये यूनिवर्सल एक्सेप्टेड क्राइटेरिया है कि जिस कंपनी की वेल्थ मैक्सिमाइजेशन ज़्यादा होगी तो उसको एक्सेप्ट किया जाएगा। वेल्थ मैक्सिमाइजेशन शेयर होल्डर के मार्केट प्राइस से ज़ाहिर होगी। तो यूनिवर्सल एक्सेप्टेड क्राइटेरिया हर एक को, इसको इंटरनेशनल बॉडीज़ और बाकी भी क्या करते हैं, एक्सेप्ट करती हैं जी। उसके बाद कंसीडर क्वांटिटी एंड क्वालिटी। तो ये दोनों चीज़ें कंसीडर करता है। इट कंसीडर्स क्वांटिटी एंड क्वालिटी। पहले हमने पढ़ा था कि सिर्फ क्या करते हैं, क्वांटिटी पे जोर देते हैं, क्वालिटी पे नहीं जोर देते, क्योंकि उसका मकसद क्या होता है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। लेकिन यहाँ पे हमने शेयर होल्डर की मैक्सिमाइजेशन करनी है तो इसका प्लस पॉइंट है कि इसमें हम क्वांटिटी के साथ साथ क्वालिटी पे भी फोकस करते हैं ताकि कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन हो। ठीक है जी। तो ये हैं इसके बेसिक पॉइंट। तो शेयर होल्डर वेल्थ कब मैक्सिमाइज होगी, जब प्राइस, ये पहले भी मैं लिख चुका हूं, शेयर होल्डर वेल्थ इज मैक्सिमाइज्ड। कब मैक्सिमाइज होगी जी, व्हेन प्राइस पर शेयर इज मैक्सिमाइज्ड।
एंड प्राइस पर शेयर इज मैक्सिमाइज्ड। जब प्राइस पर शेयर क्या होगी, मैक्सिमम होगी। तो ये हैं जी इसके फेवरेबल पॉइंट्स, और इसका लास्ट भी मैं लिख देता हूँ। इट कंसीडर्स टाइम वैल्यू ऑफ मनी, इट कंसीडर्स टाइम वैल्यू ऑफ मनी को भी देखते हैं, एंड रिस्क ऑफ बिजनेस। तो बिजनेस को रिस्क को भी देख रहे होते हैं। अब देखिए बिजनेस क्या होता है, बिजनेस की डेफिनेशन भी आप लोगों को पता होनी चाहिए। एनी लीगल एक्टिविटी अंडरटेकन टू अर्न प्रॉफिट इज कॉल्ड बिजनेस। एनी लीगल एक्टिविटी, मैंने लीगल एक्टिविटी लिखे, कोई गैर कानूनी नहीं एक्टिविटी करनी, स्मगलिंग या इस तरह से, सिर्फ एनी लीगल एक्टिविटी इज अंडरटेकन टू अर्न प्रॉफिट। अब देखिए जो गैर कानूनी कारोबार करते हैं, स्मगलिंग का या दूसरे जो हैं, बज़ाहिर उनके लिए वो कारोबार है, लेकिन किसी भी हुकूमत या किसी भी मुल्क के लिए कोई भी कारोबार उस वक्त बिजनेस कहलाएगा जब वो किसी लीगल एक्टिविटी में होगा। तो एन लीगल एक्टिविटी अंडरटेकन टू अर्न प्रॉफिट कोई इज़ कॉल्ड बिजनेस, तो आप उसको बिजनेस कह सकते हैं। तो ये थे जी इस वेल्थ मैक्सिमाइजेशन के कुछ फेवरेबल पॉइंट्स। अब हम चलते हैं जी इसके अनफेवरेबल आर्गूमेंट्स, जो डिसएडवांटेज क्या हैं उनके बारे में भी हम क्या करते हैं, पढ़ते हैं जी। तो अनफेवरेबल आर्गूमेंट्स, या डिसएडवांटेज या ड्रॉबैक्स भी कह सकते हैं। तो इसके भी कुछ ड्रॉबैक्स हैं, लेकिन वेल्थ मैक्सिमाइजेशन जो है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन से सुपीरियर है, लेकिन फिर भी इसके कुछ क्या हैं, ड्रॉबैक्स हैं। तो वो ड्रॉबैक्स कौन कौन से हैं? The ultimate aim of the wealth maximization is to maximize profit. Ultimate aim of, तो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन का जो एट द एंड रिजल्ट है वो भी क्या है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन है। द अल्टीमेट एम ऑफ वेल्थ मैक्सिमाइजेशन इज टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट। तो इसमें कहता है कि बेशक आपका वेल्थ मैक्सिमाइजेशन है, लेकिन वेल्थ मैक्सिमाइजेशन में भी मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट। तो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन के साथ साथ आपका अल्टीमेट जो ऑब्जेक्टिव है एट द एंड रिजल्ट वो भी क्या होता है, मैक्सिमम ऑफ प्रॉफिट है। तो ये जो डिसएडवांटेज बताते हैं या ड्रॉबैक्स बताते हैं, कह रहे हैं वेल्थ मैक्सिमाइजेशन और मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट, क्योंकि मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट वेल्थ मैक्सिमाइजेशन का क्या है, एक पार्ट है। अगर मैं ये एग्जांपल दूं आप लोगों को, ये अगर वेल्थ मैक्सिमाइजेशन है तो इसका छोटा सा पार्ट एक क्या है जिसको हम मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट का नाम देते हैं। तो इस वजह से कहा गया है कि अल्टीमेट जो ऑब्जेक्टिव है वो तो सेम ही है, तो ये भी इसका ड्रॉबैक समझा जाता है, क्योंकि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन वेल्थ मैक्सिमाइजेशन का एक पार्ट समझा जाता है। तो नंबर 2 पे जो ड्रॉबैक्स है जी हमारे पास, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन can only be activated with profitable position of business। देखिए जो ऐसे बिजनेस जो प्रॉफिटेबल में होंगे या जिनका मकसद प्रॉफिट होगा,
जब कंपनी प्रॉफिट अर्न करने के उसमें पोजीशन में होगी तो तभी इन्वेस्टर या शेयर होल्डर की वेल्थ को मैक्सिमाइज कर सकती है। बेसिकली इनडायरेक्टली तौर पे कंपनी क्या कर रही होती है, इनडायरेक्टली प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन कर रही होती है वेल्थ मैक्सिमाइजेशन में भी। तो क्योंकि जब तक कंपनी के पास प्रॉफिट मैक्सिमाइज नहीं होगा वो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन पे काम नहीं कर सकती। तो ये भी इसका क्या है, ड्रॉबैक है। नंबर 3 पे जी, इट इग्नोर्स शॉर्ट टर्म इकोनॉमिक बेनिफिट, क्योंकि वेल्थ मैक्सिमाइजेशन एक लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट होता है, लॉन्ग टर्म एवेल्यूएशन है किसी चीज़ की, तो इस वजह से कहा गया है इट इग्नोर्स शॉर्ट टर्म इकोनॉमिक बेनिफिट। शॉर्ट टर्म इकोनॉमिक बेनिफिट को इग्नोर करती है, जबकि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन क्या है, शॉर्ट टर्म के, जहाँ से मर्जी प्रॉफिट हो शॉर्ट टर्म के लिए उसको अचीव कर लो। नंबर 4 पे जी, क्रिएटेड कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, या नंबर 4 पे इट इग्नोर्स मार्केट फ्लक्चुएशन। देखिए मार्केट फ्लक्चुएशंस क्या हैं, आपने पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का नाम सुना होगा, उसमें डेली की बुनियाद पे कभी पॉइंट्स ऊपर जा रहे होते हैं कभी नीचे जा रहे होते हैं। जो इंडेक्स बनाया जाता है वो मुख्तलिफ कंपनियों की मार्केट प्राइस की फ्लक्चुएशंस की बेस के ऊपर बनाया जाता है। कुछ कंपनियां ऐसी होती हैं जिनकी मार्केट प्राइस क्या हो गई, अप हुई होगी, कुछ कंपनियां ऐसी होंगी जिनकी मार्केट प्राइस क्या है, डाउन हुई होगी। तो इस पे पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पे एक जल्द मेरा लेक्चर भी आने वाला है जो कि बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा कि स्टॉक एक्सचेंज है क्या चीज़, काम कैसे करती है, इन्वेस्टमेंट क्या है, किस तरह से इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, किसके थ्रू करनी चाहिए। तो ये इस पे भी एक इम्पोर्टेंट लेक्चर भी आने वाला है। तो मार्केट फ्लक्चुएशंस को क्या कर रहे होते हैं, ये इग्नोर कर रहे होते हैं। वेल्थ मैक्सिमाइजेशन है, एक दिन प्राइस है 10, दूसरे दिन 15, तीसरे दिन 20 और चौथे दिन फॉर एग्जांपल फिर 10 पे आई खड़ी होती है। तो ये मार्केट फ्लक्चुएशंस को क्या कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे होते हैं वेल्थ मैक्सिमाइजेशंस में। तो नंबर 5 पे है जी इसका जो ड्रॉबैक है, क्रिएटेड कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रहा है जी, इससे एक और एजेंसी कन्फ्लिक्ट का नाम है, उसको भी मैं बताता हूं मैं। क्रिएटेड कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट between management and shareholder when management is separate। अब कंपनी के थोड़े से मैं कारपोरेशन को बताता चलूँ, कोई भी कारपोरेशन है या फर्म है वो जब बन जाती है तो वो शेयर्स इशू करती है। शेयर्स इशू करने का मकसद क्या होता है, कैपिटल हासिल करना, फंड्स हासिल करना, इक्विटी शेयर्स हासिल करता है तो कैपिटल होता है। अब ये जो शेयर होल्डर हैं, शेयर जब कंपनी इशू करती है तो जो लोग शेयर्स लेते हैं वो कंपनी के क्या कहलाते हैं, शेयर होल्डर्स। अब ये शेयर होल्डर बाकी कंपनी के मैनेजमेंट को क्या करते हैं, हायर करते हैं। तो मैनेजमेंट जो होती है उसको कौन अपॉइंट करते हैं, हायर। फॉर एग्जांपल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कौन होगा, एडिटर्स कौन होंगे, तो ये सारी मैनेजमेंट को शेयर होल्डर हायर करते हैं। अब मैनेजमेंट और शेयर होल्डर के दरमियान कन्फ्लिक्ट अराइज होता है। वो कन्फ्लिक्ट क्यों अराइज होता है जी, उसकी मकसद ये है कि दोनों के इंटरेस्ट डिफरेंट हैं। अब देखिए मैनेजमेंट क्या चाहती है, मैनेजमेंट चाहेगी कि प्रॉफिट मैक्सिमम हो, उसका इनको क्या बेनिफिट होगा, इनके बोनस बढ़ेंगे, इंसेंटिव इनको दिए जाएंगे, क्योंकि मैनेजमेंट वो प्रोजेक्ट एक्सेप्ट करेगी, उन प्रोजेक्ट पे काम करेगी जिसके ऊपर प्रॉफिट मैक्सिमम हो। जबकि शेयर होल्डर क्या कहते हैं कि हमारे इंटरेस्ट में काम करें, क्योंकि शेयर होल्डर प्रिंसिपल के तौर पे काम कर रहे होते हैं। ये जो शेयर होल्डर होते हैं ये प्रिंसिपल होते हैं। ये किसको, प्रिंसिपल हायर करते हैं मैनेजमेंट को।
तो मैनेजमेंट क्या काम कर रही होती है, एज अ एजेंट के तौर पे काम कर रही होती है, शेयर होल्डर की बुनियाद पे काम कर रही होती है। तो शेयर होल्डर चाहते हैं कि वो उन प्रोजेक्ट में वो डिसीजन करें जिससे शेयर होल्डर की वेल्थ पे असर हो, मैक्सिमम हो। तो यहाँ से कन्फ्लिक्ट इशू हो जाता है, शेयर होल्डर वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। तो कन्फ्लिक्ट इशू होता है, जो कन्फ्लिक्ट राइज होता है उसको कहते हैं जी, अब ये कन्फ्लिक्ट मुख्तलिफ से हैं। कन्फ्लिक्ट बिटवीन शेयर मैनेजमेंट और शेयर होल्डर भी हो सकता है, कन्फ्लिक्ट बिटवीन मैनेजमेंट और क्रेडिटर भी हो सकता है, कन्फ्लिक्ट बिटवीन मैनेजमेंट और गवर्नमेंट भी हो सकता है। तो मैंने सिर्फ यहाँ पे शेयर होल्डर और मैनेजमेंट की कन्फ्लिक्ट को राइज किया है। तो कौन सा कन्फ्लिक्ट राइज होता है, तो इसको कहते हैं एजेंसी प्रॉब्लम्स। ये एक अलग टॉपिक है, इसके ऊपर मैं अलग वीडियो बनाऊंगा। एजेंसी प्रॉब्लम्स, क्यों एजेंसी प्रॉब्लम क्यों कहा गया है, क्योंकि जो मैनेजमेंट होती है ये ऐसा क्या काम कर रही होती है, एजेंट, और जो शेयर होल्डर हैं ये होते हैं प्रिंसिपल। तो शेयर होल्डर हायर करते हैं मैनेजमेंट को ताकि हमारे बेस्ट इंटरेस्ट में काम करें, आगे मैनेजमेंट क्या करती है, अपने इंटरेस्ट में काम कर रही होती है, ठीक है। तो इस जैसे फॉर एग्जांपल मैं किसी कारपोरेशन लक्की सीमेंट की एग्जांपल देता हूँ, अब उसमें किसी ने शेयर होल्डर इन्वेस्ट किया है, या बैंकिंग सेक्टर की कोई एग्जांपल दे देता हूँ। तो जो लोगों ने बैंक के शेयर्स परचेज किए हुए हैं, तो वो क्या करते हैं, एनुअल जनरल मीटिंग में मैनेजमेंट को हायर करते हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हर 3 साल बाद जो इनकी रिप्लेसमेंट होती है, उसके डिफरेंट तरीके हैं कि किस तरह से आप कर सकते हैं। तो फिर एजेंट क्या करते हैं, वो अपने इंटरेस्ट के लिए काम करते हैं, शेयर होल्डर कहते हैं कि हमने आपको हायर किया, आप हमारे इंटरेस्ट में काम करें। तो ये दोनों एक दूसरे के इंटरेस्ट का कन्फ्लिक्ट आ जाता है, जिसको कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट कहा जाता है। और इस कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को नाम दिया गया है एजेंसी प्रॉब्लम्स का। तो इसको हम क्या करेंगे, बाद में एक अलग वीडियो इसके ऊपर बनाएंगे। तो ये था जी हमारे पास अनफेवरेबल आर्गूमेंट्स। तो ये हमारे दो बेसिक ऑब्जेक्टिव जो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन और प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन है, उनका मकसद क्या है, ठीक है, और उसको अलावा उनके ड्रॉबैक्स क्या हैं, एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या हैं, उनको हमने किया है। उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। अब देखें वेल्थ मैक्सिमाइजेशन हासिल किस तरह से कर सकते हैं, हाउ टू अचीव वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। वेल्थ मैक्सिमाइजेशन को किस तरह से अचीव कर सकते हैं, तो इसके डिफरेंट पॉइंट्स हैं जी। सबसे पहला जो है जी, अवॉइड हाई लेवल ऑफ रिस्क। हाई लेवल ऑफ रिस्क के प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, वरना शेयर होल्डर की वेल्थ पे क्या होगा, असर होगा। अवॉइड हाई लेवल रिस्क, क्योंकि जब कंपनी कोई रिस्की डिसीजन लेती है तो शेयर होल्डर क्या करते हैं, अपना शेयर ज़्यादा सेल करना शुरू कर देते हैं। तो नंबर 2 पे जी हमारे पास रिडक्शन इन कॉस्ट। अगर आप वेल्थ मैक्सिमाइजेशन में इंक्रीज चाहते हैं तो अपनी कॉस्ट जो है मुख्तलिफ तरीक़ों से उनको क्या करें, कम करें। उसके बाद पे डिविडेंड, मैं जल्दी ये समझा रहा हूँ, पढ़ी हुई हैं सारी बातें आप लोगों की। तो कंपनी को क्या करना चाहिए, डिविडेंड पे करना चाहिए, क्योंकि जब शेयर होल्डर डिविडेंड लेते हैं तो वो और भी उनकी सेटिस्फेक्शन बढ़ती है, तो उसमें मज़ीद ट्रस्ट बिल्ड होता है, और ये पॉजिटिव साइन होता है कि कंपनी प्रॉफिट में जा रही है। नंबर 4 है जी मार्केट प्राइस स्टेबिलिटी। अगर कंपनी एक वेल्थ मैक्सिमाइजेशन करती है तो उसकी मार्केट प्राइस को क्या है, स्टेबल करना होगा। अगर फ्लैक्चुएशन रहेंगी तो इन्वेस्टर का ट्रस्ट ख़त्म हो जाता है। कि मार्केट प्राइस को स्टेबल करना कंपनी के प्रॉफिट वेल्थ मैक्सिमाइजेशन के लिए बहुत अहम है। इंक्रीज कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन। कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन, अगर आपकी कोई प्रोडक्ट है तो उसको आप क्या करें, सेटिस्फाइड है। फॉर एग्जांपल नेस्ले की अगर कोई प्रोडक्ट है, कंज्यूमर जितना सेटिस्फाइड होगा उसका एतमाद ज़्यादा होगा, वो प्रोडक्ट ज़्यादा से ज़्यादा सेल होगी, तो उसके इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। उसके बाद है प्रमोटिंग इंक्रीज मार्केट शेयर। मार्केट शेयर को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाएं अगर आप वेल्थ मैक्सिमाइजेशन चाहते हैं। मार्केट शेयर क्या होता है कि टोटल जो मार्केट है उसका आपकी प्रोडक्ट का कितना शेयर है।
नंबर 7 पे जी हमारे पास एम्प्लॉय वेलफेयर। एम्प्लॉयज़ के लिए आप क्या करें, कोई ऐसे काम करें जिससे एम्प्लॉय भी दिल लगी से काम करें। प्रमोटिंग एम्प्लॉय वेलफेयर, उनको स्कीम दें, बोनस दें, इंसेंटिव दें, उनको हेल्थ की फैसिलिटीज़ दें, एजुकेशन उनके बच्चों के लिए फ्री करें। तो नंबर 8 पे है जी गेनिंग लीडरशिप इन द मार्केट इन टर्म ऑफ प्रोडक्ट एंड टेक्नोलॉजी। गेनिंग लीडरशिप इन मार्केट इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट। आपकी प्रोडक्ट अच्छी होगी, मार्केट में आपका शेयर बढ़ेगा। जब मार्केट शेयर बढ़ेगा तो आपको उसके लीडर होंगे एज अ प्रोडक्ट के। और टेक्नोलॉजी को भी प्रमोट करना है, जितनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे तो आपकी प्रोडक्ट उतनी कस्टमर के लिए आसान होगी, इस्तेमाल करना आसान होगी। लास्ट है जी इम्प्रूविंग कम्युनिटी लाइफ। तो आप अगर वेल्थ मैक्सिमाइजेशन को चाहते हैं, कॉरपोरेशन को चाहिए कि कम्युनिटी की लाइफ को इम्प्रूव करें। वो मुख्तलिफ तरीके हो सकते हैं। प्रमोट एजुकेशन, एम्प्लॉयज़ की एजुकेशन के लिए प्रमोट करें। सोसाइटी के लिए कोई वेलफेयर के काम करें। देखिए आपने अक्सर देखा होगा कि मुख्तलिफ जो कॉरपोरेशन हैं ना वो सोशल वर्क बहुत करती हैं। तो उसका बेसिक वजह क्या होता है, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन होता है कि इस कंपनी इतना सोसाइटल को प्रमोट कर रही है। तो रिसर्च, प्रमोट एजुकेशन एंड रिसर्च एक्टिविटीज़, रिसर्च को ज़्यादा प्रमोट करें ताकि नई डेवलपमेंट हो सके और सोसाइटल इशू को भी क्या करें, सॉल्व करें। तो ये वेल्थ मैक्सिमाइजेशन को अचीव करने के कुछ पॉजिटिव सजेशंस हैं कि किस तरह से आप वेल्थ मैक्सिमाइज कर सकते हैं। तो ये था जी हमारे पास ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, पार्ट 6 था जो हमने पढ़ा है। तो इससे रिलेटेड अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं और इसके बारे में कमेंट्स भी कर सकते हैं। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़। पार्ट 7 पढ़ रहे हैं जी हम। जो कि पार्ट 6 के साथ अटैच है। इसकी रिकॉर्डिंग ज़्यादा हो गई है तो इस वजह से मैं इसको अलग पार्ट बना रहा हूँ। अब पार्ट 7 में हमने क्या पढ़ना है, डिफरेंस क्या है कि जो हमने पहले पढ़ा है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन और जो हमने बाद में पढ़ा है वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, इन दो अप्रोचेस के दरमियान डिफरेंस क्या है। तो इस डिफरेंस को हमने क्लियर करना है। पॉइंट्स हमने पहले पढ़ लिए हैं, फेवरेबल, अनफेवरेबल। अब हम इनको मज़ीद डिफरेंस क्रिएट करते हैं जी। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, एक साइड पे प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन है और वेल्थ मैक्सिमाइजेशन है। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है जी, मेन ऑब्जेक्टिव इज टू अर्न प्रॉफिट। जैसा कि पहले हम पढ़ चुके हैं, इसका मेन ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट कमाना होता है। इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है जहाँ मेन ऑब्जेक्टिव इज to improve market value of its share. Main objective is to improve market value of share। तो शेयर की मार्केट वैल्यू या शेयर प्राइस को किस तरह से इंक्रीज किया जा सकता है। तो ये है जी पहला डिफरेंस। उसके बाद है जी हमारे पास प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन शॉर्ट टर्म को इम्फेसिस करती है। इट इम्फेसिस ऑन शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव्स, क्योंकि सिर्फ इन्होंने क्या करना है, शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव्स से किस तरह से हमने प्रॉफिट को हासिल करना है। जबकि वेल्थ मैक्सिमाइजेशन क्या है,
इट emphasizes ऑन लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव। तो इसमें कंपनी क्या करती है, लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर फोकस कर रही होती है। उसके बाद है जी प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन क्या करता है, इट इग्नोर्स टाइम वैल्यू ऑफ मनी का कंसेप्ट, जो मैं पहले एग्जांपल दे के भी समझा चुका हूँ। इट इग्नोर्स टाइम वैल्यू ऑफ मनी, इसको सिर्फ प्रॉफिट से है, चाहे बाद में हो पहले हो, ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी को इग्नोर करते हैं। जबकि वेल्थ मैक्सिमाइजेशन क्या करती है, इट कंसीडर्स टाइम वैल्यू ऑफ मनी। तो ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी के कंसेप्ट को क्या करते हैं, कंसीडर करती है। तो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन क्या करते हैं, इग्नोर रिस्क एंड अनसर्टेनिटी, इट इग्नोर्स रिस्क एंड अनसर्टेनिटी, रिस्क और अनसर्टेनिटी को इग्नोर करती है। जबकि वेल्थ मैक्सिमाइजेशन क्या है, इट रिकॉग्नाइज रिस्क एंड अनसर्टेनिटी, it recognizes risk and return, अनसर्टेनिटी और रिस्क, रिटर्न और अनसर्टेनिटी को कंसीडर करती है। उसके बाद दो मज़ीद डिफरेंस रह गए हमारे पास जी। ये हमारा था प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, ये था वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। यार्डस्टिक फॉर कंप्यूटिंग ऑपरेशनल एफिशिएंसी, जैसा कि पहले हम पढ़ चुके हैं, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ऑपरेशनल एफिशिएंसी को शो कर रही होती है। तो यार्डस्टिक फॉर कंप्यूटिंग ऑपरेशनल एफिशिएंसी, ऑपरेशन एफिशिएंसी को मेजर करने के लिए आपके पास क्या है, प्रॉफिट मैक्सिमाइज होना चाहिए। उसके बाद हेल्प्स गेनिंग, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन क्या करती है जी, हेल्प्स गेनिंग लार्ज मार्केट शेयर, किस तरह से आप लार्ज मार्केट शेयर्स को हासिल कर सकते हैं। लास्ट है जी टाइम पैटर्न ऑफ रिटर्न इज नॉट कंसीडर्ड। तो इसमें कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन क्या है, कोई टाइम पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहे होते। टाइम पैटर्न ऑफ रिटर्न कि चाहे किस तरह मर्जी रिटर्न है मिलना चाहिए, तो ये प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इसको इग्नोर करता है। क्यों, उसकी वजह क्या, क्योंकि टाइम वैल्यू ऑफ मनी को इग्नोर कर रहा है। तो टाइम पैटर्न ऑफ रिटर्न इज नॉट कंसीडर्ड। जबकि वेल्थ मैक्सिमाइजेशन क्या करती है जी, टाइम पैटर्न ऑफ रिटर्न इज कंसीडर्ड, टाइम पैटर्न ऑफ रिटर्न इज कंसीडर्ड। तो ये था इन दोनों के दरमियान जी डिफरेंस। तो एंड पे सवाल होता है जी कि कौन सी इसमें बेहतर है, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन या प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, विच वन इज बेटर। तो इसके बारे में यही है कि मुख्तलिफ एक्सपर्ट की मुख्तलिफ राय है, कोई फाइनल डिसीजन नहीं है कि कौन सी अप्रोच बेहतर है। लेकिन ये देखा जा सकता है कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन जो है वो अगर डे टू डे डिसीजन आप कर रहे हैं, क्योंकि शॉर्ट टर्म होते हैं, तो डे टू डे डिसीजन अगर आप लोग कर रहे होते हैं तो उसमें आप कंसीडर कर सकते हैं
प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन को। ये भी एक कोई ठोस क्राइटेरिया नहीं है, जस्ट ये ऑब्जर्वेशन है मुख्तलिफ एक्सपर्ट्स की। तो अगर तो डिसीजन डायरेक्टली इफ़ेक्ट कर रहे हैं, डिसीजन डायरेक्टली इफ़ेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ शेयर होल्डर, अगर इफेक्ट ऑफ शेयर डिसीजन डायरेक्टली इफेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ शेयर होल्डर, अगर तो शेयर होल्डर का इंटरेस्ट आपकी डिसीजन से इफेक्ट हो रहा है, मुतासिर हो रहा है, तो फिर आप, क्योंकि वेल्थ मैक्सिमाइजेशन हमें क्या देखते हैं कि वो डिसीजन करने जिसका वेल्थ मैक्सिमाइजेशन पे मैक्सिमम इजाफा हो या क्या असर पड़ रहा है, तो उस बारे में फिर हम किसको कंसीडर करेंगे जी, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन को कंसीडर करेंगे, जिसकी बेस पे आपके वेल्थ पे असर पड़ रहा है। तो रूटीन टाइप डे टू डे शॉर्ट टर्म डिसीजन है,